दिल्ली में आई इस बार की भयानक बाढ़ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकास का भंडाफोड़ कर दिया। केजरीवाल जिस दिल्ली मॉडल के दम पर दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, उस दिल्ली मॉडल की हवा निकल गई। एक बार के बाढ़ में ही केजरीवाल का विकास गायब हो गया। इसी को लेकर अब बीजेपी केजरीवाल से ऐसे सवाल पूछ रही जिसका जवाब आपके पास नहीं है। बीते दिनों बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने ये कहते हुए केजरीवाल पर हमला बोला कि यमुना से गाज साफ न करना दिल्ली में बाढ़ का मूल कारण है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि यमुना नदी की सफाई पर 6800 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि चूंकि यमुना अपने लंबे प्रवाह में एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती है, इसलिए नदी में धीरे धीरे गाद जमा हो जाती है और गाद निकालने की प्रक्रिया नहीं की गई, जिससे दिल्ली में बाढ़ आ गई। 10 जुलाई को सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 3,59,760 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अगस्त 2019 में 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। फिर इस बार कम मात्रा में पानी आने पर बाढ़ जैसी स्थिति कैसे पैदा हो गई कि 2019 की तुलना में कम पानी छोड़े जाने के बावजूद दिल्ली डूब गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण का 6800 करोड़ रुपए का बजट 5 साल में खर्च किया गया, तो ये पैसे कहां गए? इसकी जांच होनी चाहिए कि इन 6800 करोड़ रुपए का क्या किया गया। बीजेपी नेता की ये टिप्पणी दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के शनिवार के बयान के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र और पड़ोसी राज्य हरियाणा में बीजेपी के राष्ट्रीय राजधानी को बाढ़ जैसी स्थिति में धकेलने की साजिश रची है। उधर दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर बीजेपी के दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा स्थिति के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी और सरकार की ओर से कोई तैयारी भी नहीं थी। गौरतलब है कि दिल्ली में आई बाढ़ पर सियासत अपने चरम पर है। हालांकि दिल्ली में आई बाढ़ ने केजरीवाल के विकास के दावों को खोखला साबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में केजरीवाल की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली अध्यादेश लेकर आई, लेकिन इस अध्यादेश से केजरीवाल सरकार की सांसें फूलने लगी। केजरीवाल को डर है कि अगर ये अध्यादेश संसद से पास हो गया तो उसके बाद उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए केजरीवाल विपक्षी दलों से अध्यादेश को गिराने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से भी अध्यादेश को रोकने की गुहार लगाई है। वहीं अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी को पंगु बनाने और सतर्कता विभाग के अफसरों को परेशान करने का आरोप लगाया। गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग की कई फाइलों को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें एक्साइज ड्यूटी, सीएम के आवास के रेनोवेशन से जुड़ी फाइलें भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अगर इस अध्यादेश पर रोक लगाई जाती है तो इससे दिल्ली प्रशासन को अपूरणीय क्षति होगी। इस अध्यादेश को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस मामले में अदालत के दखल की जरूरत नहीं है। केंद्र ने तर्क दिया कि राजधानी के प्रशासन और दिल्ली सरकार की चिंताओं को वैधानिक रूप से संतुलित करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया था। अपने जवाब में केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि इस अध्यादेश को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। केंद्र ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने नियमों की उपेक्षा करते हुए अफसरों को हटा दिया। केंद्र ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई फाइलों को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेने की शिकायतें भी सामने आई। केंद्र का दावा है कि सतर्कता विभाग के एक्साइज ड्यूटी घोटाला, सीएम आवास के रेनोवेशन, दिल्ली सरकार के विज्ञापन, बिजली बिल पर सब्सिडी से जुड़े फाइलें थी। केंद्र का कहना है कि इन सब वजहों से अध्यादेश लाना पड़ा। केंद्र ने तर्क दिया कि अगर अध्यादेश लाने में देरी होती तो राजधानी पंगु हो जाती।
बता दें कि पूरा मामला ये है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल है और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी अधिकार उसी का है। प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण और अधिकार से जुड़े मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दिल्ली की पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर केंद्र का अधिकार है, लेकिन बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार का ही अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी दूसरे मसलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बेंगलुरु में 2024 के लिए 26 विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ शंखनाद कर दिया। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, सपा समेत तमाम पार्टियां एक सुर में केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हुई। बेंगलुरु में 4 घंटे मैराथन बैठक भी चली। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार और लालू यादव गायब दिखे। बताया जा रहा है कि दोनों पटना लौट आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि फ्लाइट का समय होने के कारण नीतीश कुमार और लालू यादव बेंगलुरु से रवाना हो गए। पटना में हुई पिछली बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गए थे। पहले तो उनके बारे में चर्चा हुई कि फ्लाइट का टाइम होने के कारण निकल गए, लेकिन बाद में साफ हुआ केजरीवाल कांग्रेस के रुख से नाराज होकर बाहर निकले थे। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि बैठक की टाइमिंग ही 4 बजे तक थी। ऐसे में फ्लाइट शेड्यूल ऐसा क्यों किया गया? वहीं दूसरी ओर बैठक के ठीक पहले बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर भी लगा था। पोस्टर में नीतीश कुमार को अनस्टेबल बताया गया था। उधर नीतीश कुमार के पीसी में शामिल नहीं होने पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सवाल उठाया। सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन की बैठक से उठकर पहले ही पटना लौट आए थे। सुशील मोदी के मुताबिक नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि विपक्षी गठबंधन का उनको संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी से नीतीश कुमार नाराज होकर पटना लौट आए। सुशील मोदी के इस दावे पर नीतीश या लल्लन सिंह की तरफ से तो अभी बयान नहीं आया, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पलटवार किया। विजय चौधरी ने कहा कि सुशील मोदी को उनकी ही पार्टी में कोई गंभीरता से नहीं लेता और वे साइड लाइन कर दिए गए हैं। बहरहाल नीतीश कुमार नाराज हैं या नहीं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। विपक्षी गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार का सिर फिर बेताज रह गया। बेताज इसलिए कि गठबंधन की दूसरी बैठक में उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। नीतीश कुमार की उपेक्षा इससे भी झलकी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने प्रसंगवश भी नीतीश का नाम एक बार भी नहीं लिया। पटना में बैठक की बात तो आई, लेकिन किसी ने इसके लिए आभार भी नहीं प्रकट किया कि नीतीश कुमार ने जितनी मेहनत से 15 विपक्षी दलों को एक साथ जुटाया, वो कांग्रेस या किसी अन्य दल के लिए संभव नहीं था। इसलिए कि कांग्रेस से दूर दूर तक का रिश्ता न रखने वाली ममता बनर्जी और खार खाए अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ मंच साझा करने को तैयार हो गए थे। नीतीश कुमार पीएम पद की दावेदारी से खुद को अलग कर चुके हैं, इसलिए उनकी पहल और मेहनत को देखते हुए अनुमान था कि उन्हें अगली बैठक में संयोजक तो पक्का बना दिया जाएगा। पर यह मामला मुंबई में प्रस्तावित तीसरी बैठक तक टाल दिया गया। अब नीतीश को लेकर तरह तरह की अफवाह फैल रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही रूठने वाले नीतीश कुमार इस बार भी विपक्षी एकता से नाराज हो गए हैं। हालांकि मामले को लेकर नीतीश कुमार खुद मीडिया के सामने आकर लीपापोती करने की कोशिश की। मलमास मेले का उद्घाटन करने के लिए राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर कुछ लोग चला रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। मैं तो बेंगलुरु में मीटिंग के बाद वहां से चल दिया। मीटिंग में मेरी सारी बातें मान ली गई तो मैं वहां से चला आया।
मेरी इच्छा जल्दी से जल्दी राजगीर पहुंचने की हो रही थी। मेरा मन हो रहा था कि मुझे राजगीर पहुंचने में देरी न हो जाए। मैं बताना चाहता हूं कि पूरी तौर पर हम साथ में हैं, देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए प्रेम और भाईचारे का भाव रहे, पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। हालांकि नीतीश भले ही नाराज होने वाली बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही है। बहरहाल उम्मीद थी कि बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी एकता की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन ले देकर मामला गठबंधन के नाम और अगली बैठक मुंबई में होने के अलावा आगे नहीं बढ़ सका। और जहां बैठक हो रही है वहां से नाराजगी की खबरें भी सामने आने लग रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि विपक्ष ऐसे मोदी से मुकाबला कैसे करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।